Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 13th of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 13 जनवरी 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोग को लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है क्यूबा को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो स्वयं है ये बेसिकली हमारी भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव का मेन मकसद क्या है? ऑप्शन ए प्रमोटिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन रूरल एरियाज, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, ऑप्शन सी प्रमोटिंग द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, या फिर ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन्स फॉर फ्री। तो इसका सही आंसर आप सभी लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोग को पार्टिसिपेट करना है। बाय द वे इसका जो सही आंसर है मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि मेंस का क्वेश्चन आप लोगों के साथ अब कल से शेयर करना चालू कर दिया गया है। कल आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर मुझे सेंड किया टेलीग्राम पर, मैंने वो आंसर्स ग्रुप्स के अंदर सेंड कर दिए थे। लेकिन आज भी हम लोग यहाँ पर अपना मेंस का क्वेश्चन लेंगे, लेकिन ध्यान रखना वो मेंस का क्वेश्चन हम तब लेंगे जब एडिटोरियल का डिस्कशन करेंगे। तो अभी थोड़ी देर बाद मेंस का क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस सब चीज़ों को अब हम लोग अपने वीडियो के अंदर साथ में लेकर चल रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये बन चुका है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मालूम होगा जो ये हेट स्पीच है ये पिछले 4-5 दिनों से लगातार चर्चा में नजर आ रही है। तो अभी हुआ क्या था, हरिद्वार के अंदर एक धर्म संसद को ऑर्गेनाइज किया गया, वहाँ पर एक व्यक्ति के थ्रू ये हेट स्पीच करी गई है एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में। तो उसी वजह से ये लगातार चर्चा में देखने को मिलेगा। अभी अपडेट क्या है इस आर्टिकल में? अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक रिस्पॉन्स मांगा है, सरकार से यहाँ पर एक जवाब मांगा है एक पिटीशन के अगेंस्ट में। देखो पिटीशन आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और पिटीशन क्या बोलता है कि अभी तक यहाँ पर जिस व्यक्ति ने ये हेट स्पीच करी थी इस धर्म संसद के अंदर, उसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। इसको लेकर ये पिटीशन जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इसी पिटीशन के अगेंस्ट में जवाब मांगा है कि आप जवाब दो, ऐसा क्यों नहीं किया गया, अभी तक उस व्यक्ति को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है। क्लियर हुआ? तो ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। देन उसके बाद अभी यहाँ पर बोला गया, देखो ये जो धर्म संसद है ये अभी और भी बहुत सारी जगह पर ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। नेक्स्ट जो धर्म संसद होने वाला है वो 23 जनवरी को होने वाला है अलीगढ़ के अंदर, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर जो सीनियर लॉयर हैं उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट को पहले से ही काफ़ी सारे स्टेप्स लेकर चलने पड़ेंगे, एक क्विक स्टेप लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर इस प्रकार से धर्म संसद और भी होने वाले हैं आने वाले टाइम पर, जैसे कि ऊना, कुरुक्षेत्र, डासना, अलीगढ़ स्टेट्स के अंदर। तो फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि इन सभी जगह पर इलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसी जगह पर ये धर्म संसद भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप कुछ एक्शंस ले सकते हो ताकि हमारी कंट्री की जो सिचुएशन है वो स्टेबल रहे, क्योंकि अदरवाइज़ अगर ऐसे ही हेट स्पीच की प्रॉब्लम्स निकलती रहेंगी तो इससे कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर जो अनस्टेबिलिटी है वो हम लोग देख सकते हैं। ये हमारे सीनियर लॉयर का स्टेटमेंट निकल कर आया है। क्लियर हुआ? तो इस आर्टिकल के अंदर बस इतनी सी बात है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में इसका क्या यूज़ करोगे, कहीं से कहीं तक हम लोग चीज़ों का यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब क्या यहाँ पर एग्जाम में डेफिनेटली आपसे हेट स्पीच के बारे में पूछा जा सकता है। कल मैंने एडिटोरियल पर बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं आज भी आप लोग को बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो भी नए जुड़ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर मैं सारी चीज़ें वापस से यहाँ पर कवर करता रहता हूँ। ठीक है, और एडिटोरियल डिस्कशन को और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया मैंने। आप लोगों को पता होगा कल से काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कस करने लगा हूँ। ठीक है, और एग्जैक्टली काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए ऐड भी की गई हैं।
तो फिलहाल अगर हम बात करें हेट स्पीच के बारे में तो आर्टिकल आपका ये जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए ये हेट स्पीच आखिरकार क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें जनरल टर्म्स के अंदर, बेसिकली यहाँ पर एक कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दो पर्टिकुलर ग्रुप्स के बीच में हेटरेट को फैला सकते हैं, नफरत को फैला सकते हैं, दुश्मनी को फैला सकते हैं, ठीक है। दो ग्रुप्स के बीच में, एक कम्युनिटी के बीच में, रिलीजन के बीच में, रेस के बीच में यहाँ पर क्या हो सकता है, इस नफरत को फैलाया जा सकता है। इसी को हम लोग हेट स्पीच बोलते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जो हमारी 267th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने यहाँ पर यह बताया जो हेट स्पीच है, बेसिकली यहाँ पर अगेन इन्होंने यही बताया है कि यहाँ पर यह भी एक हेट्रेड है, एक नफरत है जो कि फैलाई जा रही है ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बीच में, खासकर रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर, रिलीजियस बिलीफ को लेकर। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे कंट्री के अंदर एक अनस्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है, डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। अब हेट स्पीच के पीछे के मेजर कारण क्या है, ठीक है। कल यहाँ पर एडिटोरियल के अंदर ऑथर ने भी ये कारण समझाए थे, कल मैंने आप लोग को ये बताया था, लेकिन आज मैं आप लोग को बता देता हूँ ताकि आप लोग अपने पास नोट डाउन करके रख सको। तो हेट स्पीच के मेन कारण है फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, ठीक है, और फिर उनकी जो आइडियोलॉजी है वो ऐसी सेट रहती है। तो अपने से यहाँ पर कोई भी डाउन पीपल है तो उसको एक अलग नज़रिए से देखते हैं, ठीक है, उसको टारगेट करते हैं, और वही जो आइडियोलॉजी है उनकी ना, उसके प्रति काफ़ी हद तक को उनका जिद्दीपना होता है, ठीक है। स्टबनेस टू पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, मतलब यहाँ पर जो भी आइडियोलॉजी उनकी सेट है वो सोचते हैं कि मेरी आइडियोलॉजी है बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। इन चीज़ों की वजह से आज के टाइम पर हेट स्पीच खत्म हो ही नहीं पा रहा है, रेगुलरली यहाँ पर ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, चलो कोई हेट स्पीच कर रहा है तो क्या उसके खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाई हो सकती है। तो देखो, पीनल कोड के अंदर अगर हम बात करें, खासकर आईपीसी दैट इज इंडियन पीनल कोड के अंदर बहुत सारे सेक्शंस मेंशन करे गए हैं किस चीज़ को लेकर, हेट स्पीच को लेकर। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ये सेक्शंस या फिर ये जो लॉज हैं ये बहुत पुराने हो चुके हैं, ठीक है, ये एग्जैक्टली बहुत पुराने हो चुके हैं। तो आज के टाइम पर ये अच्छे से काम कर नहीं रहे हैं, हम लोग को एक सुधार की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो आईपीसी के अंदर खासकर सेक्शन 153A और सेक्शन 153B आपको ये देखने को मिलेगा। ध्यान रखना इनके बारे में, सेक्शंस के बारे में ज़रूर ध्यान रखना। ये बेसिकली बात करते हैं किस चीज़ को लेकर कि जो भी यहाँ पर हेट स्पीच है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर उस व्यक्ति को पनिश करना जो भी ये काम करता है। उसी प्रकार से सेक्शन 295A है जो हमारा आईपीसी का, वो भी इसी चीज़ से डील करता है, ठीक है। कोई भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि जिसका भी मैलिशियस इंटेंशन है या फिर कोई व्यक्ति इस प्रकार की हेट स्पीच करता है तो उसको पनिशमेंट देना। उसी प्रकार से सेक्शन 5051 और 5052 भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिकेशन करता है या फिर इस प्रकार का कॉन्टेंट सर्कुलेट करता है, इधर उधर घुमाता है जिसकी वजह से हेट स्पीच प्रमोट हो रही है, तो उसके बेसिस पर भी पर उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर भी कुछ चीज़ें मेंशन्ड है, जैसे कि आरपीए एक्ट 1951 का जो ये मामला है, इसका जो सेक्शन 8 है ये बोलता है कि मान लो किसी व्यक्ति ने यहाँ पर हेट स्पीच किया है, उसने यहाँ पर इसको आगे प्रमोट किया है, तो इससे क्या होगा, उस व्यक्ति को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा अगर वो यहाँ पर इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहा है तो। उसके बाद इसी एक्ट का, इसी आरपीए एक्ट 1951 का सेक्शन 123(3)(a और सेक्शन 125 ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इलेक्शन के अंदर इस प्रकार से चीज़ों का इस्तेमाल करता है, ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो एक मतलब कि दुश्मनी को प्रमोट करता है रेस के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, कम्युनिटी, कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस पर, और इलेक्शन के रेफरेंस में ये सारे काम किए जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन की प्रैक्टिसेस हैं वो करप्ट कहलाएंगी। ये भी यहाँ पर इस चीज़ के अंदर मेंशन किया गया है। क्लियर हुआ? तो ये आप देख पाओगे। और क्या है ना कि देखो, आईपीसी के अंदर चेंजेस करने चाहिए, इसको लेकर काफ़ी सारी कमेटी बनी थी। साल 2019 के अंदर विश्वनाथन कमेटी बनी थी, ठीक है, इन्होंने भी बताया कि बिल्कुल चेंजेस होने चाहिए। चेंजेस इस बेसिस पर हो कि पनिशमेंट को कड़ा से कड़ा कर दिया जाए, प्लस सज़ा को बढ़ाया जाए, फाइन भी लगाया जाए, जिससे कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति हेट स्पीच करता है तो वो इस सज़ा को भुगते और उससे दूसरे लोग सीखें। लेकिन ऐसी चीज़ें आज के टाइम पर देखने को मिलती नहीं, ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी पुरानी हैं, लॉस काफ़ी पुराने हो चुके हैं। आने वाले टाइम पर भी आप कह सकते हो हम लोग को नए लॉस की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी ये लॉस सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो ये है कि आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है, तो आप लोग क्या देख सकते हो कि हाँ किस प्रकार से हम लोग हेट स्पीच को खत्म कर सकते हैं या हेट स्पीच को रोक सकते हैं, ठीक है। एक अलग से यहाँ पर अपनी थिंकिंग लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में कि हाँ अगर मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मैं अपना क्या सोच के चल सकता हूँ, अगर मुझे पेपर में लिखना हो तो मैं क्या यहाँ पर लॉज ले सकता हूँ या क्या प्रावधान रख सकता हूँ जिससे हेट स्पीच को रोका जाए। अगले आर्टिकल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये वाला है, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बात करता है रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में। अब डेफिनेटली इन्फ्लेशन के बारे में चर्चा हो चुकी है, तो मतलब ये आर्टिकल जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा।
चर्चा ये की गई है जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो एक्सेलरेट हुआ है लगभग 5.59% से, मतलब कि जो आपका रिटेल इन्फ्लेशन या फिर आप जैसे कह सकते हो उसको सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, ये बेसिकली बढ़ा है दिसंबर के मंथ में। दिसंबर के मंथ में 5.59% तक ये पहुंचा। जो फूड के प्राइसेस हैं, मतलब जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उसके अंदर दाम बढ़े हैं। प्लस जो हमारे इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो हमारा डाउन हुआ है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो 1.4% से डाउन हुआ है नवंबर के महीने में। ये सारा जो डेटा है वो एनएसओ ने दिया है, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एक क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बनता है, अभी कुछ दिन पहले मैंने एनएसओ के बारे में आपको बढ़ाया था, आपको आज ये बताना है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया जो इन्फ्लेशन ये तो इंक्रीज हुआ है, फूड प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं दिसंबर के मंथ में। फूड प्राइसेस के साथ साथ यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ और चीज़ें भी हैं जहाँ पर ये प्राइसेस इंक्रीज हुआ है, लेकिन मेन जो है ये फूड प्राइस ही बताया गया। क्लियर हुआ। नवंबर के मंथ में यहाँ पर आपको इन्फ्लेशन इतना नहीं देखने को मिल रहा था जितना दिसंबर के मंथ में देखने को मिला है। तो यहाँ पर बताया दिसंबर में ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है तो पिछले ही महीने का डेटा यहाँ पर लेकर आया गया। क्लियर हुआ। और यहाँ पर बताया गया जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो पिछले 6 महीने के अंदर भी सबसे हाई देखने को मिलेगा। सीपीआई इन्फ्लेशन अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो आपके दिमाग में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि सीपीआई इन्फ्लेशन क्या होता है, हमें ये नहीं मालूम चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो ये इन्फ्लेशन होती है इसको हम लोग महंगाई बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन को मेजर करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। इसमें से यहाँ पर आप देख पाओगे दो तरीके ये होते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं, एक डब्ल्यूपीआई और एक होता है सीपीआई, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, चाहो तो आप लोग अपने पास नोट डाउन करके रख लेना, हमेशा काम में आएगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है, भारत के अंदर जो ये महंगाई है इसको मेजर कौन करता है, इसको मापता कौन है। तो यहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी ये काम करती है। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर ये लोग एक तरीके से जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम है ये भी यहाँ पर पूरी तरह से इस इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करती है। इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन को हम लोग मेजर करते हैं दो प्रकार से, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मतलब जहाँ पर आप लोग बल्क में प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ठीक है। और सीपीआई मतलब कंज्यूमर्स के लिए, जैसे आप हो, मैं हूँ, हम लोग कुछ सामान खरीद रहे हैं, हम लोग कुछ खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं, फूड हो गया, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसके प्राइसेस के अंदर बदलाव आना, ठीक है, इसके प्राइसेस के अंदर ऊपर चढ़ता हुआ इसके प्राइसेस को देखना, तो हमारा इन्फ्लेशन की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। अब एग्जैक्टली सीपीआई होता है क्या, मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताता हूं जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग सीपीआई के बारे में बात करते हो तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिलीज करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं हम लोग। बेसिकली क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पर जो भी कंज्यूमर है, जैसे आप हो, मैं हूँ, हम लोग यहाँ पर जो भी कमोडिटीज़ को एक तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे फूड, मेडिकल केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैंने आपको बताया, इनके अंदर यहाँ पर प्राइसेस को मेजर किया जाता है। क्लियर हुआ। उसके बाद जब सीपीआई की बात आती है तो चार प्रकार के सीपीआई देखने को मिलते हैं। एक होता है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, और दूसरा होता है सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर, तीसरा सीपीआई फॉर रूरल लेबरर, और चौथा होता है सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जो हमने पहले तीन वाले सीपीआई पढ़े हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर और रूरल लेबरर वाला, ठीक है, इन तीनों सीपीआईस को कंपाइल किया जाता है लेबर ब्यूरो के थ्रू, ठीक है, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। उसका जो चौथा वाला है सीपीआई रूरल अर्बन एंड कंबाइन वाला, जो दोनों कंबाइन है, बेसिकली यहाँ पर इसको कंपाइल किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थ्रू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ये काम करता है। सीपीआई का जो बेस ईयर है, बेस ईयर मतलब कि जो लास्ट हम जिससे कैलकुलेट करते हैं, साल 2012 आपको देखने को मिलेगा। मतलब जब भी हम कंपेयर करेंगे कि किस पिछले सालों के कंपैरिजन में आज के टाइम पर तो क्या है, तो हम लोग 2012 से इसको कंपेयर करते हैं। 2012 इसका बेसिकली एक बेस ईयर रखा गया है। क्लियर हुआ। उसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी हमारे वो सीपीआई डेटा का इस्तेमाल करती है ताकि हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। ये सीपीआई के बारे में जितनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकल सकती थी आपको मिल चुकी है, इसको नोट डाउन करके रखना चाहो तो कर लेना। उसके बाद आता है डब्ल्यूपीआई, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये टॉपिक इस आर्टिकल के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं, जब हम सीपीआई की बात करें तो डब्ल्यूपीआई को भी पढ़ लेते हैं, साथ ही साथ ये भी क्लियर हो जाएगा। अब जो डब्ल्यूपीआई होता है, यहाँ पर हम लोग अगेन प्राइसेस को मेजर करते हैं, लेकिन प्राइसेस को मेजर किया जाता है गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन अ बल्क क्वांटिटी, मतलब कि जो आप लोग बल्क में सामान खरीदोगे, ढेर सारा खरीदोगे, उसके प्राइसेस के अंदर कैसे बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं डब्ल्यूपीआई के अंदर। डब्ल्यूपीआई को पब्लिश कौन करता है, इसको पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर जो आता है। क्लियर हुआ। यहाँ पर बताया गया जो बेस ईयर है डब्ल्यूपीआई का, वो भी यहाँ पर 2011-12 ही आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई एग्जैक्टली क्या सिचुएशन हमें देखने को मिलती है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। लेकिन नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप लोगों ने देखा पीडीएफ के अंदर मैंने आपको यहाँ पर ये आर्टिकल दिखाया, उसके बाद मैंने आप लोगों को नीचे एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये सारी चीज़ें को लेकर मैं एक पीडीएफ को क्रिएट करूँगा और वो पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और हो क्या रहा था अभी पिछले कुछ दिनों से मैं ये न्यूज़पेपर का पीडीएफ नहीं शेयर कर पा रहा था, ये भी आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। कुछ कॉपीराइट इश्यूज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़पेपर का पीडीएफ मैं शेयर नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी क्या करूँगा मैं, अभी ये आर्टिकल थोड़ा सा लगा दूंगा, ठीक है। मतलब ये जो आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जो भी हम डिस्कस करेंगे आज, उनके लिए एक पीडीएफ क्रिएट कर दूंगा। उन आर्टिकल्स को लगाने के बाद जैसे मैंने ये आर्टिकल लगाया, इसी आर्टिकल के नीचे जो मैंने आपको समझाया है WPI CPI, उसकी इन्फॉर्मेशन भी अटैच कर दूंगा उस पीडीएफ के अंदर। तो वो काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप उसका चाहो तो प्रिंट आउट निकालो, चाहो तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो, अपने पास स्टोर करके रख सकते हो, उससे कोई इतनी प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग वो काम कर रहे हैं, ठीक है। सभी लोग आर्टिकल लगा देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली पीडीएफ नहीं शेयर किया जा सकता। देखो डायरेक्टली पीडीएफ शेयर करना यहाँ पर लीगल है भी नहीं। तो क्या है, मैं आपके साथ यहाँ पर ये काम कर सकता हूँ, इस पीडीएफ को क्रिएट करूँगा। तो अभी वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे इस पीडीएफ को क्रिएट करने में, फिर क्रिएट कर मैं आप लोग को वो प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर हुआ? तो आपको कहीं फिर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, कहीं पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक छोटा सा आर्टिकल चर्चा में आता है, ठीक है। ये आर्टिकल आपका वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसरो के यहाँ पर एक नए चेयरमैन अपॉइंट हो चुके हैं जिनका नाम है सोमनाथ, ठीक है। तो सोमनाथ एक नए चेयरमैन बन चुके हैं। आपसे वनडे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, और यूपीएससी डायरेक्टली पूछे इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा डायरेक्टली इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। तो बोला कि यहाँ पर ये भी एक पॉपुलर एक फेमस रॉकेट साइंटिस्ट हैं एस सोमनाथ, जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। प्लस बताया गया यहाँ पर अब की बार एक जो ये साल है हमारा, साल 2022 फिर साल 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहने वाले हैं इसरो के लिए। इसरो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे मिशंस को पूरा करने वाला। इनफैक्ट आपको मालूम होगा गगनयान मिशन को भी हम लोग आपकी बार ट्रायल करने वाले हैं इसको लेकर। प्लस उसके बाद आदित्य, मतलब कि सूर्य के ऊपर काफ़ी सारे मिशन हम लोग करने वाले हैं, वीनस के ऊपर हम लोग मिशन करने वाले हैं। तो अलग अलग मिशंस अब की बार यहाँ पर इसरो के थ्रू करवाए जाएंगे। आप लोग देख पाओगे इसरो यहाँ पर ये काम करने वाला है, ये आप लोगों को पता होगा। तो ये आने वाले 2-4 साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इसरो के, ऐसा यहाँ पर ये बोलते हैं, ठीक है, जिनको अभी नया चेयरमैन बनाया गया है। साथ साथ यहाँ पर ये फोकस ये भी रखेंगे कि किस प्रकार से स्पेस सेक्टर के अंदर हम लोग प्राइवेट को लेकर आ सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का हम लोग इन्वॉल्वमेंट लेकर आ सकते हैं स्पेस के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप दूसरी कंट्रीज़ के अंदर देखोगे, चाहे यूएस का एग्जाम्पल ले लो, वहाँ पर भी आपको प्राइवेट स्पेस सेक्टर बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जहाँ पर जो स्पेस इंडस्ट्रीज़ है वो प्राइवेटली भी चलाई जाती हैं, प्लस गवर्नमेंट तो चलाई रही है। तो इसरो तो हमारे पास है ही, साथ ही साथ आप देख पाओगे हम लोग ये भी फोकस करने वाले हैं कि प्राइवेटली हम लोग यहाँ पर स्पेस को ग्रो करें, और बहुत सारे यहाँ पर प्राइवेट बॉडीज़ भी देखने को मिले जो कि अलग से स्पेस को आगे एक्सपैंड करें। ये यहाँ पर हमारा मेन मकसद होने वाला है। प्लस फिर उसके बाद इनके बारे में बताया गया, ठीक है। इनके बारे में आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये याद रख सकते हो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है PSLV और GSLV मार्क 3 रॉकेट के अंदर, ठीक है। तो इनका यहाँ पर काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। बाकी यहाँ पर वाइफ और बच्चों के बारे में बताया गया, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट होगा नहीं। इतना ध्यान रखना, एक नए चेयरमैन बन चुके हैं इसरो के। उसके बाद इसके बराबर में ही एक आर्टिकल आता है असम मेघालय का जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट, आपको मालूम होगा रिसेंटली एक बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था, ठीक है। अब वो जो बॉर्डर को लेकर विवाद है दोनों राज्यों के बीच में, इसको एंड किया जाएगा जनवरी 2021 तक, ठीक है, सॉरी 2022 तक, ठीक है। मतलब 21 जनवरी 2022 तक हम लोग यहाँ पर इसको ख़त्म करने वाले हैं, ये हमारे होम मिनिस्टर ने बोला है, ठीक है। जो होम मिनिस्टर है वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि बिल्कुल एक फाइनल एग्रीमेंट कर दिया जाएगा, और असम मेघालय के बीच में जो भी बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको ख़त्म किया जाएगा। क्योंकि मेघालय का हम लोग 50th स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करेंगे जनवरी 21 को, तो उसके बेसिस पर क्या किया जाएगा, अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरे डिस्प्यूट को ख़त्म करेंगे, और इसको लेकर दोनों के चीफ मिनिस्टर, मतलब असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, साथ साथ यहाँ पर इनके काउंटर पार्ट मेघालय के जो भी यहाँ पर एक तरीके से लीडर हैं, इनके बीच में डिस्कशन हुआ है वेडनेसडे में, और इन्होंने डिस्कशन करने के बाद यहाँ पर बोला है कि बिल्कुल ऐसा काम किया जा सकता है। प्लस उसके बाद इन्होंने डिस्कस किया है कि जो कमिटीज़ बनाई गई हैं उन कमिटीज़ का क्या एक तरीके से रोल देखने को मिलेगा। असम और मेघालय ने लगभग 3 रीजनल कमिटीज़ बनाई हैं ताकि वो लोग क्या कर सकें, इन डिस्प्यूटेड एरियाज़ को अच्छे से इंस्पेक्ट कर सकें, लोगों के व्यूज़ जान सकें, जो लोकल लोग रह रहे हैं बाउंड्रीज़ के आसपास उनके व्यूज़ जाने जा सकें कि वाकई में हम लोग यहाँ पर अपने बॉर्डर सेटलमेंट करें या ना करें। तो व्यूज़ वगैरह जानने के लिए भी यहाँ पर कमेटी आपको देखने को मिलेगा रेगुलरली काम कर रही है। और फिर एट द लास्ट बताया यह गया कि बिल्कुल हम लोग यहाँ पर जो बाउंड्री वाले एरियाज़ हैं इसमें से बेसिकली 6 एरिया,
ठीक है। हालांकि जो डिस्प्यूट है आपको 12 एरिया के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें से लगभग 6 एरिया के अंदर हम लोग यहाँ पर ये जो सिचुएशन है वो संभालने वाले हैं, सिचुएशन जो है वो सुधरने वाली है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखाता हूँ ना। जब भी हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो ये पूरा मैप है हमारा नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ऊपर असम नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको नीचे मेघालय नज़र आ रहा होगा। इन दोनों के बीच में यहाँ पर आप देख पाओगे एक बहुत बड़ा बाउंड्री है जो कि शेयर हो रही है। ठीक है, इसी बाउंड्री के अंदर यहाँ पर एक डिस्प्यूट देखने को मिलता है। उसी डिस्प्यूट को यहाँ पर रिजॉल्व करने के बारे में चर्चा की जा रही है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, आप देख पाओगे लगातार चर्चा में रहता है, लगातार, है ना। हर एक दिन आप देख पाओगे कहीं ना कहीं एक छोटा सा आर्टिकल आपको मिल ही जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेकर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है, आखिरकार ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्यों इंपॉर्टेंट है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर किसी को नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको एक्जैक्टली बताता हूं कि हम लोग इतना फोकस अच्छे से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर क्यों कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर हम लोग शांति बनाने के ऊपर पूरी तरह से फोकस क्यों कर रहे हैं, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आर्टिकल बेसिकली जीएस पेपर 1, 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है अपने आप में इसकी जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है, जैसे ही आप लोगों को बताया मैंने कि ये यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न से आपको देखने को मिल जाएगा, ये आप लोग मैप देख पाओगे ना। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे आप लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से इधर ईस्टर्न साइड में जाते हो तो भारत की कनेक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ इस वाले एरिया से ही होती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, इंडिया की जो कनेक्टिविटी है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ही यहाँ पर पूरे के पूरे ईस्टर्न वर्ल्ड मैप से होती है, ये भी आपको पता होगा। बांग्लादेश से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, म्यांमार से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का काफ़ी बड़ा रोल आता है। प्लस उसके बाद जो आसियान कंट्रीज़ हैं, ठीक है, आसियान कंट्रीज जो भी हमारी ईस्टर्न सेक्टर की कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, उन सब के साथ जो भी हमारा अटैचमेंट है, जो भी हमारे बाउंड्रीज शेयरिंग है, वो सब नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ के थ्रू होता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, आपको ध्यान रखना है, रेगुलरली चर्चा में रहती है। मैंने कुछ अलग से पॉइंट्स बताएं ताकि आप लोग ध्यान में रख सको, क्योंकि ये आर्टिकल लगभग नवंबर के अंदर चर्चा में था। हमने इस आर्टिकल को लगभग 11 या 12 नवंबर के आसपास डिस्कस किया था, पिछले साल की बात है जब ये आर्टिकल चर्चा में आया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न टू इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया था ये सारी चीज़ें, प्लस इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इसके अंदर काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो 34% कंट्री का वाटर रिसोर्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंडिया के जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाती है अगर हम इसको अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज के टर्म्स में देखें तो। उसके बाद सिक्किम आज के टाइम पर इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट देखने को मिलेगा। उसका टूरिज्म के मामले में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अपने आप में बहुत टॉप पर आपको देखने को मिलेंगे टूरिज्म के मामले में। तो टूरिज्म के मामले में अगर हम बात करें तो खासकर आपको असम के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलेंगी, काजीरंगा नेशनल पार्क हुआ। ठीक है, उसके बाद मानस नेशनल पार्क, नमेरी, ओरंग, दिब्रू साइखोवा, ये सारे आपको नेशनल पार्क्स इधर की साइड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर नमदा पार्क हुआ। ठीक है, उसके बाद मेघालय के अंदर बलपक्रम हुआ, और भी बहुत सारे एरियाज आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और हमारे यहाँ पर टूरिज्म के अंदर काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब टूरिज्म सेक्टर के अंदर काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देती है ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। फिर उसके बाद यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर आप देख पाओगे काफ़ी सारे ट्राइब्स रहते हैं, ट्राइबल पीपल आपको देखने को मिलेंगे, अपने कल्चर को लेकर आगे चल रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। उसके बाद जो पॉपुलर फेस्टिवल्स वगैरह वहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स वहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को लेकर सरकार क्या कर रही है, सरकार बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स उठा रही है। ठीक है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने फोकस ये रखा है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोड की कनेक्टिविटी बनाएं। ठीक है, उसके लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए यहाँ पर एक अलग से मिनिस्ट्री को बनाया गया है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सरकार के थ्रू, प्लस कनेक्टिविटी की तरफ हम लोग फोकस कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी के बराबर में ज़रूर ध्यान रखना। कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम लोग पूरी तरह से कनेक्ट करने के बारे में चर्चा करते हैं। उसको लेकर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, और दूसरा यहाँ पर है बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार। तो इसको मैं आप लोग को मैप में दिखा देता हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली चर्चा में रहते हैं। तो बांग्लादेश चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर आप ये देख पाओगे यहाँ से निकल कर आता है। ठीक है, जैसे कि आप देख पाओगे कोलकाता वाले रीजन से, फिर उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद यहाँ पर सिलहट गया, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया के रीजन से निकलता हुआ यहाँ पर आप देख पाओगे म्यांमार में, म्यांमार के मांडले से उसका चाइना तक यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट जाता है या रूट जाता है जो कि यहाँ पर बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार को कनेक्ट करता है। उसी प्रकार से ये कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट आपको ये देखने को मिलेगा। अगेन ये भी आप कह सकते हो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पाओगे कनेक्टिविटी को बनाता है। क्लियर हुआ? तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए, खासकर हमारे देश के लिए। आगे बढ़ते हैं। हालांकि पूरा पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऊपर फोकस इतना ज़्यादा क्यों किया जाता है मैं आप लोग को वो बता रहा था। उसके बाद ऊपर आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल में देखो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नजर नहीं आएगी। यहाँ पर हमारे जो आर्मी चीफ हैं, ठीक है, जो हमारे जनरल मनोज नारवणे जी हैं, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, खासकर डिस्प्यूट्स को लेकर कि जो आज के टाइम पर इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो यहाँ पर आज के टाइम पर लगातार चलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हो क्या रहा है, इंडिया और चाइना दोनों मिलकर 14th राउंड ऑफ कमांडर लेवल की टॉक में देखने को मिलेंगे। तो वेडनेसडे में यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि अब देखो ये जो राउंड ऑफ टॉक होता है, मतलब कि यहाँ पर इंडिया के कमांडर होंगे और चाइना के कमांडर होंगे, दोनों के बीच में डिस्कशन होगा कि किस प्रकार से हम लोग अपने ये जो सीमा विवाद है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसको हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या है, 14th राउंड ऑफ टॉक चल रहा है और यहाँ पर बोला गया कि देखो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन यही है कि हम लोग क्या कर सके, एक अच्छा आउटकम लेकर आ सकें। हमारी आर्मी चीफ लगातार यहाँ पर एक देख पाओगे बातचीत कर रहे हैं और हमारा मेन मकसद यही होगा कि जो डिफरेंसेस हैं इस बॉर्डर वाले एरिया के अंदर वो कम हो हर एक मीटिंग के साथ, क्योंकि आपने ये देखा ये 14वीं मीटिंग है। इस प्रकार की हम लोग 1 2 3 4 करके यहाँ पर काफ़ी सारी मीटिंग्स कर चुके हैं, लेकिन कोई भी ऐसा पर्टिकुलरली प्रॉपरली सोल्यूशन निकल कर आएगा नहीं। तब भी डिस्प्यूट्स आज के टाइम पर रेगुलरली चल रहे हैं। तो अब की बार फोकस रखा गया है 14th राउंड ऑफ टॉक के अंदर। तो जो 14th राउंड ऑफ टॉक है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। देखेंगे कि वाकई में ये बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर बोला गया फिलहाल तो हमारे आर्मी चीफ के थ्रू कि देखो अभी भी यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट ऐसे ही रहने वाला है। अगर कोई सिचुएशन खराब की जाती है चाइना की तरफ से तो डेफिनेटली हमारी आर्मी भी रेडी है, ऐसे हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज नारवणे जी बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो वैसे तो आर्टिकल में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, कुछ मैप हैं जिनको आप लोग ध्यान में रख सकते हो। जो आज के टाइम पर डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, वो आपको ये वाला रीजन देखने को मिलेगा। ये हमारा LOC वाला रीजन है जिसको हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। अगर ये वाला एग्जैक्टली मैप देखोगे तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इधर आपको इंडिया नजर आएगा, ऊपर आपको चाइना नजर आएगा, इंडिया चाइना के बीच में ये आपको पूरा बॉर्डर नजर आएगा। इस बॉर्डर में बेसिकली 3 ऐसी जगह है जहां पर दोनों कंट्रीज के बीच में विवाद रहता है। एक अक्साई चीन वाला एरिया, अक्साई चीन वाले एरिया को चाइना ने इलीगल तरीके से कब्जा रखा है, ये आपको मालूम होगा। उसका सेंट्रल सेक्टर में भी थोड़ी सी जगह है जहां पर डिस्प्यूट रहता है। फिर अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया तो आपको पता है, तवांग वाला रीजन आपको पता है, यहाँ पर बहुत सारे डिस्प्यूट्स रेगुलरली रहते हैं। अगर हम लोग इस वाले पर्टिकुलर रीजन को थोड़ा सा जूम करके देखें तो वो कुछ ऐसा नज़र आता है। तो आपको मालूम होगा रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी बड़ा विवाद हुआ। गलवान वैली में एक इंसिडेंट देखने को मिला जहां पर हमारे सारे एक तरीके से बहुत सारे सोल्जर्स को जो है, बहुत सारे जो सोल्जर्स है, बहुत सारे जो जवान है वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, चाइना के भी बहुत सारे सोल्जर्स मारे तो गए थे, लेकिन चाइना ने क्या बताया, नंबर प्रॉपरली उन्होंने खुल के बताया नहीं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी। उसके बाद हॉट स्प्रिंग वाला रीजन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे रीजन है, गोगरा वाला रीजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ सभी पर डिस्प्यूट है, यहाँ सभी पर डिसएंगेजमेंट करने के ऊपर फोकस रखा जा रहा है। उसके बाद पैंगोंग सो लेक भी आपको लद्दाख वाले रीजन के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, खासकर कौन से वाले रीजन में, यहाँ पर, और पैंगोंग सो लेक कर भी ऊपर भी अभी काफ़ी सारे डिस्प्यूट चलते हैं। और आपको मालूम होगा रिसेंटली चाइना ने इस पैंगोंग सो लेक के ऊपर यहाँ पर एक ब्रिज बनाने की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ये मैंने आपको सारे अपडेशन बता दिया है। आप एग्जाम से कैसे रिलेट कर सकते हो वो चीज़ें मैंने आपको बताई है इस आर्टिकल के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। एक आर्टिकल आता है ये वाला, रशिया और नेटो के बारे में चर्चा की जा रही है। मैंने आपसे कल एक आर्टिकल डिस्कस किया था, वो ये था कि कल वेडनेसडे था तो कल रशिया और नेटो के बीच में एक मीटिंग होनी थी और बिल्कुल वो मीटिंग हुई। ठीक है, अब क्या सोल्यूशन निकल कर आता है तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब जो बेसिकली बताया गया, जो नेटो एलाइज है, नेटो के अंदर आपको टोटल 30 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, इन्होंने रशिया को वार्निंग दे दी है। ठीक है, और साथ साथ बोला है कि देखो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे रशिया से, किस बेसिस पर, यूक्रेन वाले कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। ठीक है, रशिया क्या चाहता है, एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए नेटो के साथ। ठीक है, और कॉम्प्रोमाइज किस बेसिस पर हो, पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक समझना होगा, तभी आप लोग को चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज किस बेसिस पर ये लोग करने की बातचीत कर रहे हैं। पहले आप लोग इस मैप को देखो, यहाँ पर आप लोग को रशिया नजर आएगा, इधर आपको बराबर में यूक्रेन नजर आएगा। इन दोनों के बीच में काफ़ी सारे विवाद रहते हैं। अब विवाद के अंदर ये वाला रीजन सबसे बड़ा चर्चा में रहता है। ये क्रीमिया वाला हिस्सा है, ये यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2014 में इसको कब्जाया रशिया ने। ठीक है, उसके बाद इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक हिस्सा ये भी आता है, यहाँ पर ये यूक्रेन का हिस्सा है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स रहते हैं। ये दो विवाद वाले हिस्से हैं।
आज के टाइम पर क्या हो रहा है, यूएस की बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बता चुकी हैं कि रशिया ने लगभग 10,000 जो सोल्जर्स हैं वो अपने डिप्लॉय कर दिए, वो फैला दिए हैं इस यूक्रेन वाले बॉर्डर के आसपास। क्लियर हुआ। और पॉसिबिलिटी है कि जो रशिया वो कहीं ना कहीं यूक्रेन को इन्वेड ना कर ले, इसके ऊपर कब्जा ना कर ले। ठीक है, तो क्या होता है, यूक्रेन बेसिकली आज के टाइम पर काफ़ी चिंतित है। यूक्रेन मांग ये करता है कि मुझे नेटो का मेंबर बनना है। ठीक है, मुझे नेटो का मेंबर बना लिया जाए। अभी 30 मेंबर्स हैं, यूक्रेन को ऐड कर लिया जाए इसके अंदर, ये एग्जैक्टली यहाँ पर यूक्रेन मांग करता है। और नेटो इसको अलाउ करेगा बिल्कुल, क्योंकि आज के टाइम पर जो यूएस है या यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं वो पूरी तरह से यूक्रेन को सपोर्ट देती हैं। ठीक है, रशिया के बिल्कुल अगेंस्ट में यूक्रेन को यहाँ पर पूरी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये जो नाटो है, अगर इसके अंदर यूक्रेन को सपोर्ट मिलता है, यूक्रेन यहाँ पर इसका मेंबर बनता है, तो अगेन यूक्रेन को एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी अगेंस्ट रशिया। रशिया यहां पर नहीं चाहता कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाया जाए, क्योंकि नेटो का आर्टिकल 5 ये बोलता है कि किसी भी कंट्री के ऊपर, जो भी नेटो के मेंबर हैं, अगर किसी भी कंट्री के ऊपर एक अटैक होता है तो उसका मतलब सभी नेटो के मेंबर्स के ऊपर अटैक हुआ है, तो यूक्रेन को एक प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर यह विवाद रेगुलरली चलता रहता है। तो मैंने आपको बताया कि नेटो एलाइज यहाँ पर एक तरीके से वार्निंग दे चुकी हैं रशिया को। वेडनेसडे में ये काम हुआ कि हम लोग यहाँ पर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर यूक्रेन चाहता है यहाँ पर नेटो का मेंबर बना तो डेफिनेटली यहाँ पर होगा ये काम। ठीक है, और ये जो बातचीत है कहाँ पर हुई है, ब्रसल्स के अंदर हुई है। ब्रसल्स में नेटो का हेडक्वार्टर है, ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये डिस्कशन हुआ। उसके बाद जो अलायंस मतलब नेटो अलायंस के सेक्रेटरी जनरल हैं जिनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर वॉर्न किया है। इन्होंने बोला देखो बिल्कुल जो डिफरेंसेस हैं नेटो अलायंस के बीच में और रशिया के बीच में, ये काफ़ी देखने को मिलेंगे बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी इसी डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए ये दोनों आपस में बैठकर बातचीत करे थे, लेकिन बातचीत करने के बाद यहाँ पर कोई ऐसा सोल्यूशन निकल कर आया नहीं है। जो स्टोल्टनबर्ग हैं यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा कि जो ये नाटो मेंबर्स हैं ये अग्री करें रशिया की डिमांड को। रशिया की जो डिमांड है बेसिकली यूक्रेन को लेकर, इस पर यहाँ पर नाटो मेंबर अग्री नहीं करेगा। रशिया को हम लोग सपोर्ट करेंगे और सॉरी यूक्रेन को हम लोग सपोर्ट करेंगे, नाटो मेंबर ऐसा बोलते हैं। ठीक है, आज के टाइम पर बात करें जो यूएस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, इनकी जो सरकार है इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी डिमांड उठाई है कि देखो जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो थोड़ा सा दूर रहें। ठीक है, यूक्रेन के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस ना करें, जो नाटो है बेसिकली उसको एक्सपेंड ना करें। रशिया की मांग ये होती है जो नाटो अलायंस है, ठीक है, ये जो पूरा ग्रुप है इसको यहाँ पर एक्सपेंड ना किया जाए। ये बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने सोचा कि इसकी फुल फॉर्म भी बता दूं, बड़ी देर से फुल फॉर्म नहीं बताई हुई है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर, इसको एक्सपेंड नहीं करना चाहिए ऐसा यहाँ पर रशिया मांग करता है। तो यही मुद्दा यहाँ पर उठा है, लेकिन क्या है, नाटो पूरी तरह से सपोर्ट करता है यूक्रेन को, यही एग्जैक्टली आपको ये मुद्दा देखने को मिलेगा। जो स्टोल्टनबर्ग ये बोलता है देखो ये बिल्कुल पॉजिटिव सिचुएशन थी, पॉजिटिव बात थी कि नाटो और रशिया साथ में बैठे, इनका डिस्कशन हुआ। और वो बात अलग है कि रशिया नहीं चाहता था चीज़ों को सुधारना, रशिया अपनी डिमांड रख रहा था। अब यहाँ पर ये एक बात ये भी बोलते हैं कि हम लोग यही सोचते हैं कि रशिया वापस से कुछ सोच कर आएगा, अपना कुछ डिसीजन लेगा और वापस से यहाँ पर नेटो में आकर ये बात बताएगा। फिलहाल अभी कोई ऐसा सोल्यूशन निकल कर आया नहीं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और रशिया चाहता है कि जो नेटो है बेसिकली नेटो के फ्यूचर मेंबर्स ना बढ़ें, नेटो आगे एक्सपेंड ना हो। ठीक है, अपना यहाँ पर मेंबर्स को ना बढ़ाए, बेसिकली यहाँ पर ये रशिया की मांग रहती है। लेकिन ऐसा देखते हैं हम लोग, ऐसा ये एक डिस्प्यूट ही रह गया, इसमें कोई ऐसा सोल्यूशन निकल कर आया नहीं है। क्लियर हुआ। उसके बाद एक बराबर में आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, छोटा सा आर्टिकल है। अभी जो श्रीलंका है वो अगेन एक नया लोन ले रहा है चाइना से, नए लोन की मांग कर चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो जो आईएमएफ का बेल आउट है, आईएमएफ को जो सपोर्ट मिलता है बेसिकली उससे श्रीलंका बाहर हुआ, मतलब श्रीलंका ने उसको इनकार किया और बोला कि हमारे पास दूसरे प्लान है, हम लोग यहाँ पर चाइना से लोन ले सकते हैं अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को संभालने के लिए। क्योंकि आपको मालूम है श्रीलंका के अंदर हालत काफ़ी बुरी है, फूड का फ्यूल का शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इनके ऊपर कर्जा बहुत चढ़ चुका है, इनफैक्ट कैसे चुकाएंगे उसको लेकर काफ़ी सारी कंट्रीज परेशान है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर बोलते हैं कि अब एक नया लोन लेंगे चाइना से, बिल्कुल लो, उसके बाद पता चलेगा क्या होगा। जैसे कि अभी यहाँ पर ये कंट्रीज भुगत रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है बाय द वे, और ज़्यादा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा नहीं। उसका सऊदी अरेबिया के बारे में चर्चा की गई है। सऊदी अरेबिया एक 14,000 किलोमीटर की रेलवे यहाँ पर बना रहा है, ठीक है, अपने कंट्री के आसपास। तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो भी कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली, या फिर छोड़ो उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बेकार है, ठीक है, छोड़ते हैं उसे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे वर्ल्ड सेक्शन पे और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो हम लोग अपने एग्जाम में यूज़ कर सकें। उसके बाद पेज नंबर 12 पर आएंगे।
12 पर क्या होता है, बिजनेस सेक्शन है, इकोनॉमी के रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, इकोनॉमी के पोर्शंस देखने को मिलता है। लेकिन आज भी आप देख पाओगे कोई भी ऐसा पोर्शन देखने को मिलेगा नहीं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर अलग अलग शेयर्स के बारे में चर्चा की गई है, टीसीएस का प्रॉफिट, इन्फोसिस का प्रॉफिट, विप्रो का प्रॉफिट, तो यहाँ पर ये सब हमें नहीं पढ़ना है। अब डायरेक्टली चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल्स की तरफ। ना यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को, एक ओवरव्यू लेते हैं। यहाँ पर हेट स्पीच के बारे में चर्चा की गई है, कल भी मैंने डिस्कस किया था। कुछ ज़्यादा यहाँ पर अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं है, कुछ ज़्यादा अच्छा अपडेशन नहीं है, तो आप लोग इसको स्किप करना। उसके बाद एक एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में चर्चा की गई है। खासकर जो इलेक्शन कमीशन बॉडी है उसके बारे में चर्चा की गई है, उसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहना चाहिए। तो डिस्कस करेंगे आखिरकार क्या सिचुएशन देखने को मिलती है, ऑथर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। उसके बाद आज का आर्टिकल ऑफ द डे, बहुत अच्छा आर्टिकल है यहाँ पर ये लिखा हुआ और डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में चर्चा की गई है। डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से जो आज के टाइम पर बढ़ती जनसंख्या है, जो आज के टाइम पर सिचुएशन है, जो पॉपुलेशन हमारी, उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के अंदर अभी से जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आगे एक बहुत बड़ा रिटर्न देगा, वो यहाँ पर ऑथर समझाते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद क्या इंडिया भी एक एप्पल के तौर पर कंपनी बना सकता है, एप्पल की तरह एक कंपनी बना सकता है, क्योंकि रिसेंटली एप्पल यहाँ पर अपना 3 ट्रिलियन का मार्क अचीव कर चुका है। इतना जो अमाउंट है वो यहाँ पर किसी कंट्री के पास, मतलब बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिनके पास इतना अमाउंट देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या इंडिया भी एक एप्पल जैसी कंपनी बना सकता है? अगर बना सकता है तो उसके लिए इंडिया को क्या क्या करना होगा वो यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हुआ? उससे पहले यहाँ पर आप लोग के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था मेंस के लिए हम लोग क्वेश्चन लेंगे। तो मेंस 2012 के अंदर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 2012 के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया, व्हाट आर द राइट्स विद इन द एम्बिट ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कल भी आप लोगों से संविधान से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये पूछा गया था कि आर्टिकल 21 के अंदर यहाँ पर कौन कौन से राइट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए आर्टिकल 21, आप लोग को आज रिवाइज करना है, अच्छे से देखना, आर्टिकल 21 के बारे में सब कुछ समझना, ठीक है। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो आर्टिकल 21 के बारे में अच्छे से पढ़ना, फिर उसके बाद अपने शब्दों में यहाँ पर इसको लिखने की कोशिश करना कि वाकई में आर्टिकल 21 के अंदर कौन कौन से राइट्स हम लोग को प्रोवाइड करवाएं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। क्लियर हुआ? अब क्या है, यहाँ पर अपना आंसर लिखना यार, आज मुझे सेंड मत करना। हुआ क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये आप लोग देख पा रहे होंगे कितने सारे मैसेजेस पढ़े हैं, ठीक है। और मैंने बहुत सारे बहुत सारे लोगों ने कल एक इतना बढ़िया रिस्पांस देखने को मिला। मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतने सारे लोग आंसर्स भेजेंगे, ठीक है। और जैसे ही क्वेश्चन दिया गया उसके बाद दोपहर के बाद जो आंसर्स आने स्टार्ट हुए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ बहुत सारे लोगों ने आंसर दिए हैं, लगभग बहुत सारे लोगों ने लिख के देखा था। और यहाँ पर मैंने सभी आंसर जो है सेंड कर दिए थे, कहाँ पर, अपने ग्रुप के अंदर, ठीक है। जो हमने ग्रुप बना रखा था मेंस के लिए, मेंस डिस्कशन के लिए, उस ग्रुप के अंदर सेंड कर दिए थे। अब यार क्या है, मैंने उस ग्रुप को ओपन नहीं कर रखा है। अब ओपन क्या है, अब मैं अगर उसको ग्रुप को ओपन करता हूँ सबके लिए कि सब लोग अपने आप मैसेज कर पाएंगे उसके अंदर, तो बहुत सारी बातें स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि हमने देखा था स्टार्टिंग में जब ग्रुप बनाया तो उसके बाद बहुत सारी बातें स्टार्ट हो चुकी थी। मैं नहीं चाहता वो हो वापस से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो सिर्फ एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, यहाँ पर अपनी डिस्कशन के लिए बनाया गया है। लेकिन वो यहाँ पर डिस्कशन होना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, बिल्कुल भी, क्योंकि होगा क्या, बातचीत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर उसके अंदर मैंने चैट को ऑफ कर दिया था सभी लोगों की। तो उसके बाद जितने लोगों ने मुझे यहाँ पर आंसर सेंड करे, मैंने वो आंसर सब ग्रुप के अंदर डाल दिए थे। तो यार ऐसे पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मतलब मैं भी काफ़ी परेशान हो गया था और आप लोगों ने तो मतलब सपोर्ट इतना ज़्यादा किया था। और इनफैक्ट मैं सोच रहा था कल उसको ओपन कर दूँ, लेकिन ओपन करने पर वही चीज़ होगा। तो अगर आप लोग मैसेज नहीं करते उस ग्रुप के अंदर तो मैं उसको ओपन कर दूंगा, ठीक है, या फिर उस ग्रुप को मैं प्राइवेट कर देता हूँ और प्राइवेट करने के बाद आपको लिंक दूंगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके बेसिस पर यहाँ पर आप लोग उसके अंदर अपने आंसर्स को देना। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो वो आंसर्स हैं बेसिकली आंसर ही, जो फोटो है बेसिकली वो फोटो ही आनी चाहिए उसके अंदर, आपका एक भी मैसेज नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक भी मैसेज मत करना। या फिर एक तरीका ये भी है कि अगर हम लोग, क्योंकि ऐसे या फिर ग्रुप का कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट निकल कर नहीं आएगा, एक तरीका ये है, फेसबुक पर एक ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। अब क्या है कि फेसबुक पर अपने आंसर आप लोग पोस्ट कर देना, एक प्राइवेट ग्रुप रहेगा, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, कहाँ पर, टेलीग्राम पर, आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, आप लोग अपने आंसर्स पोस्ट कर लेना, एक दूसरे का आंसर आप लोग देख पाओगे, नीचे कॉमेंट में अपने राय भी दे देना, अपने रिव्यू दे देना कि हाँ कितना ज़्यादा आंसर है, ठीक है। तो अपने आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि यहाँ पर आप मुझे सेंड करो, मैं फिर इधर सेंड करूँ, है ना। तो क्या होगा, आप लोग अपने तरफ से यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। तो आज अपने पास आंसर लिख कर रखना बिल्कुल। उसके बाद जैसे यहाँ पर मैं ग्रुप क्रिएट करता हूँ फेसबुक पर, उस ग्रुप का मैं लिंक जो है आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर, तो उसका थोड़ा सा वेट करना। क्लियर हुआ? तो इसका सोल्यूशन भी आ गया है। तो स्टार्ट करेंगे एडिटोरियल को। तो यहाँ पर पहला आर्टिकल हमारा यही है, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी शानदार आर्टिकल है। तो पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर चर्चा की गई है रीपिंग इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड।
ऑथर यहाँ पर बताते हैं कि भारत के पास एक बहुत शानदार सी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। कैसे, तो वो आगे बताऊंगा। ठीक है, ज़्यादा एज बढ़ने से पहले हम लोग ये काम कर सकते हैं। कैसे, अगर बच्चों के अंदर अभी से इन्वेस्टमेंट किया जाए, बच्चों की स्किल्स के ऊपर काम किया जाए, तो वो आगे डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अब देखो होगा क्या, एडिटोरियल के अंदर यहाँ पर जैसे मैंने अब ये न्यूज़पेपर लिया, तो इसमें से चीज़ें क्लियरली आपको नज़र नहीं आ रही होंगी। तो ये जो पूरा एडिटोरियल मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे आपको ये एडिटोरियल दिखा, कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया है। तो यहाँ से आप लोग ये नज़र मारना, आपको सारी चीज़ें ये क्लियरली दिखेंगी। अब यहाँ पर क्या क्या बोला गया, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ऑथर बोलते हैं किसी भी नेशन का जो ग्रोथ है, ठीक है, उस ग्रोथ के अंदर यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि एक कंट्रीब्यूशन दिया जाए। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ एक कंट्रीब्यूशन हो हमारी सोसाइटी का, पर्टिकुलरली जो चिल्ड्रंस हैं, यूथ है, उन सबका एक कंट्रीब्यूशन हो। ठीक है, अब होता क्या है बेसिकली, मैं आगे आप लोगों को ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब भी बताऊंगा, अभी डोंट वरी। अभी यहाँ पर बोलते हैं जो हाउस होल्ड और नेशनल इन्वेस्टमेंट है बच्चों के अंदर, यूथ के अंदर, ये एक लॉन्ग टर्म रिटर्न हम लोग को दे सकता है। आज के टाइम पर जो बच्चे हैं उनके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए, ठीक है, उनको अच्छी चीज़ें सिखाई जाए, उनके अंदर स्किल्स को डेवलप किया है, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले टाइम पर वो एक अच्छा रिटर्न देंगे, हाई प्रोडक्टिविटी रहेगी और हमारी जो कंट्री की इकॉनमी है उसका तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये लोग दे सकते हैं। क्लियर हुआ। उसका बाद बताते हैं ऑथर कि हमारे यहाँ पर आज के टाइम पर फर्टिलिटी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। फर्टिलिटी डिक्लाइन मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली आप कह सकते हो जो पर वुमेन एक बच्चे को जन्म देती है, मतलब एक वुमेन जो है पर बच्चे को जो जन्म देती है उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो जो रेट है बेसिकली आज के टाइम पर डिक्लाइन होता हुआ नजर आएगा। जो यंग पॉपुलेशन है वो हमारी थोड़ी सी डाउन होती हुई नजर आएगी। ठीक है, आज के टाइम पर जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी ओल्डर हो रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे डेटा आए थे जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, बताया गया पॉपुलेशन हमारी स्टेबलाइज हो चुकी है। स्टेबलाइज मतलब थम सी गई है, इतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है जो यहाँ पर लोग थे, जो यंग पॉपुलेशन है वो ऑब्वियस ही बात है ओल्डर होगी। ठीक है, वो बूढ़ी होगी, तो अब बचेगा कौन, अब बचेंगे हमारे पीछे जो चिल्ड्रंस है, जो बच्चे हैं। तो बच्चे आने वाले टाइम के फ्यूचर रहेंगे, तो बच्चों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, हम लोग को वहाँ पर उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, फिर उसका बताया गया कि जो ये फर्टिलिटी डिक्लाइन है बेसिकली वो काफ़ी तेज़ी से आपको देखने को मिलेगा। फर्टिलिटी डिक्लाइन आज के टाइम पर रैपिड हो चुका है। जो आज के टाइम पर पॉपुलेशन है ना, वर्किंग एजेस की, जो काम करने वाले लोगों की पॉपुलेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। ठीक है, यह हम लोगों ने देखा है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। डेमोग्राफिक डिविडेंड देखो एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पर होता है ये इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है, जब यहाँ पर एक कंट्री की बर्थ कम हो रही है, कंट्री के अंदर बच्चे जन्म कम ले रहे हैं। ठीक है, कंट्री के अंदर डेथ रेट कम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर भी आप देख पाओगे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो रहे हैं, एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आप कह सकते हो जैसे कि एज स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आप कह सकते हो कि क्या हो रहा है, उनको जॉब मिल रही है, वो आगे यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्किंग एज पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रही है, वो लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड कहलाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो स्मॉल शेयर ऑफ चिल्ड्रन है आज के टाइम पर पॉपुलेशन के अंदर बात करें तो कुछ बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों के अंदर हम लोग एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत शानदार से जो इन्वेस्टमेंट है बच्चों के अंदर, वो यहाँ पर हमें फ्यूचर के अंदर काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी देगा। क्योंकि फ्यूचर के अंदर जब बच्चे यहाँ पर आगे चीज़ों के अंदर एंटर करेंगे, हमारी इकॉनमी के अंदर एंटर करेंगे, तो उससे जो प्रोडक्टिविटी है वो तो इंक्रीज होगी, साथ ही साथ हमारी कंट्री की जो इनकम है वो भी बूस्टअप होती हुई नजर आएगी। क्लियर हुआ। तो मतलब आज के टाइम पर जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है बेसिकली इसका हम लोग एक बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है, हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड को समझते हुए आगे काम कर सकते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड मैंने आपको बता दिया कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ नहीं रही है। ठीक है, पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। अब पॉपुलेशन कम हो रही है तो इसके बेसिस पर हमने देखा जो लोग हैं वो वर्क एज के अंदर ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारी जो हमारी जनरेशन है वो एक तरीके से वो यहाँ पर ओल्डर भी हो रही है। ठीक है, आपको ये भी याद होगा बहुत सारी जो जनरेशन है वो हमारी ओल्डर भी होती हुई नजर आएगी, बूढ़े लोग भी हो रहे हैं, ये चीज़ें भी हम लोग देख पा रहे हैं। तो इसमें हमारा आने वाला जो फ्यूचर है उसके अंदर जो चिल्ड्रंस है वो एक बहुत बड़ा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल शब्दों में यहाँ पर समझ में आया। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें ऑथर क्या बोलते हैं, देखो जो ये भी बेनिफिट्स हैं, खासकर यहाँ पर जो भी बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, ये बेसिकली यहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड के ये ऑटोमेटिक बेनिफिट्स नहीं है। ये बेनिफिट्स यहाँ पर आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर इसके डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास प्रॉपर पॉलिसीज़ नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर पॉलिसीज़ नहीं होंगी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर होगा कि अगर हमारा जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन लगातार बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो इससे
अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, हमारी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर बोला गया कि हम लोग को सामने देखते हुए, आगे देखते हुए अपनी नई पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए, जो कि पॉलिसीज़ के अंदर एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ केयर, जेंडर सेंसिटिविटी, इन सब चीज़ों को लेकर यंग जनरेशन को चीज़ें सिखाई जाएं। ठीक है, यंग जनरेशन जो हमारी आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेगी, खासकर जो चिल्ड्रंस हैं उनको हम लोग यहाँ पर उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें इन सब चीज़ों को लेकर, एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ केयर के अंदर, तो वो डेफिनेटली आगे कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग को देते हुए नजर आए। तो क्लियर हुआ ना, आज के टाइम पर हमारी जो देश की पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस एज स्ट्रक्चर के अंदर आ रही है। ठीक है, आप देख पाओगे हम लोग एक तरीके से आगे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, प्लस हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो यंगर हो चुकी है। ठीक है, ऑब्वियसली बात आपको पता है हमारे देश के अंदर आपको यंगेस्ट, सबसे ज़्यादा यंग सिचुएशन आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, प्लस वर्किंग एज ग्रुप आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इससे यहाँ पर काफ़ी कुछ फ़ायदा तो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर अपनी एक नई जनरेशन को ऊपर यहाँ पर पैसा खर्चोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। उसके बाद ये बताते हैं कि आज के टाइम पर फर्टिलिटी रेट कम हुआ है। मैंने आपको बताया कि जो बर्थ हो रहा है वो कम हुआ है। ठीक है, बच्चों के जन्म कम हो रहा है। करंटली जो रेट है फर्टिलिटी रेट वो 2.0 चल रहा है। उसका जो मीडियन एज है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया है। मीडियन एज समझते हो ना? नहीं समझते तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मीडियन एज यहाँ पर बेसिकली एक पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन आप कह सकते हो एक ऐसी पॉइंट पर पहुँच जाती है जहाँ पर हाफ पॉपुलेशन ओल्डर होती है और हाफ पॉपुलेशन यंगर होती है, हम उसको मीडियन एज बोलते हैं। तो मीडियन एज भी लगातार बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है हमारी हाफ पॉपुलेशन यंगर है। ठीक है, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन आप कह सकते हो यंगर है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी पॉपुलेशन ओल्ड एज के अंदर भी है, लेकिन ये चीज़ें आगे आकर बढ़ जाएंगी। आगे आकर हम लोग ये देख पाएंगे कि ज़्यादा पॉपुलेशन ओल्ड हो जाएगी, बूढ़े हो जाएंगे ज़्यादातर लोग, है ना। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर बूढ़े हो जाएंगे, ये हम लोग देख पाएंगे आने वाले टाइम पर। ऐसी सिचुएशन होगी जैसे आज के टाइम पर चाइना के अंदर देखने को मिल रही है। तो इंडिया आज के टाइम पर अपना एक मिडिल सिचुएशन में, मतलब मिडिल सिचुएशन का मतलब है हम लोग की जो पॉपुलेशन है हाफ यंगर है और हाफ ओल्डर, आपको ये देखने को मिलेगी। इस सिचुएशन में आज के टाइम पर हम लोग चल रहे हैं। लेकिन अब इस सिचुएशन का अगर हमें अच्छे से इस्तेमाल करना है, ठीक है, हम लोग को आगे इकोनॉमिक ग्रोथ पर काम करना है, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी नई नई पॉलिसीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। वो पॉलिसीज़ क्या क्या हो सकती है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर ऑथर ये बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोग को सीखना पड़ेगा एशिया के अंदर दूसरी कंट्रीज से, क्योंकि एशिया के अंदर जब आप देख पाओगे इंडिया आया, इंडिया के साथ साथ दूसरे कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, चाइना देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे नेशंस देखने को मिलेंगे जो कि आज के टाइम पर एक अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रीज देखने को मिलेंगी, साउथ कोरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, और भी सिंगापुर देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छा किया जा रहा है, खासकर अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए। ठीक है, काफ़ी कुछ ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बच्चों के अंदर, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। तो आज के टाइम पर ये अर्जेंसी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को कुछ पॉलिसी मेजर्स को लेकर चलना चाहिए। तो अगर बात करें फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ क्या क्या हो सकती हैं, तो ऑथर बोलते हैं कंट्री जैसे कि सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया, यहाँ पर आप देख पाओगे लगातार इनका डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से ये लोग एक ग्रोथ को अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो किस प्रकार से ग्रोथ को अचीव कर पा रही है। ठीक है, किस प्रकार से लोग पॉलिसीज़ को आगे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, किस प्रकार से जो इनके पास यूथ है उन यूथ का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूथ का इन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल किया, जो भी इनके जवान लोग हैं इनको एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ के अंदर यहाँ पर काम किया है। और यही इंपॉर्टेंट लेसन है भारत के लिए कि जो आज के टाइम पर हमारा यूथ है, यूथ के ऊपर फोकस किया जाए, बच्चों के ऊपर फोकस किया जाए, यूथ के ऊपर फोकस किया जाए, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाए, तब हम लोग आगे ग्रो हो पाएंगे, जैसे यहाँ पर साउथ कोरिया, ताइवान और सिंगापुर ने किया है। उसका यहाँ पर ये बोलते हैं पहली चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप यहाँ पर ऑथर बोलते हैं पहला हमें क्या करना है, हम लोग को अपडेट करना है नेशनल ट्रांसफर अकाउंट को, जिसको हम लोग एनटीए बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एनटीए मेथोडोलॉजीज़ हैं ये सब यहाँ पर आप कह सकते हो कि यूज़ की जाती हैं ली और चेन के थ्रू। ठीक है, ली और चेन के थ्रू 2011-12 के अंदर यहाँ पर ये मेथोडोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया था। MR नारायण के थ्रू यहाँ पर इन मेथोडोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया था, ये बताया। यहाँ पर बोला गया इंडिया के, मतलब इसके अंदर क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंडिया की जो पर कैपिटा कंजम्पशन है, मतलब हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है, उसका पैटर्न बहुत ज़्यादा कम है अगर हम इसे कंपेयर करें एशियन कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, एशिया के अंदर जो और बहुत सारे देश हैं वहाँ पर कंजम्पशन पैटर्न काफ़ी अच्छा है, लोगों का जो कंजम्पशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, चाइना के अंदर जो कंजम्पशन रेट है वो 85% के आसपास देखने को मिलेगा, जो एडल्ट ग्रुप है, एडल्ट का कंजम्पशन है। लेकिन इंडिया के अंदर वहीं पे बात करें तो वो 60% के आसपास आ जाता है। तो इंडिया के अंदर कंजम्पशन रेट काफ़ी कम है। तो जो एनटीए है बेसिकली क्या, नेशनल ट्रांसफ़र अकाउंट, इसका जो डेटा है बेसिकली इसको अपडेट करने की ज़रूरत है।
ठीक है। एनटीए का जो डेटा है इंडिया के लिए, इसको अपडेट करो और प्रोग्रेस को देखो कि इंडिया ने कितनी प्रोग्रेस करी है। 2011-12 से लगातार जो भी प्रोग्रेस हुई है उसको अपडेट करो, एनटीए डेटा के अंदर डालो, क्योंकि डेटा पुराना हो चुका है और हमें ज़रूरत है कि जो स्टेट्स हैं, हमारे जो राज्य है, वो हर साल यहाँ पर इस डेटा को कैलकुलेट करें और जो स्टेट्स हैं वो हर साल यहाँ पर आप कह सकते हो इन्वेस्टिंग करें यूथ के अंदर, और इन स्टेट्स को इस बेसिस पर रैंक दी जाए कि किस स्टेट ने, किस राज्य ने अपने यूथ के ऊपर, अपने लोगों के अंदर कितना पैसा खर्च किया है, अपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, ठीक है, अपने जवान लोगों के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको लेकर स्टेट्स की रैंकिंग दी जा सके, जिससे कंपटीशन क्रिएट हो। यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो आपस में यहाँ पर इस कंपटीशन को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चें अपने यूथ के ऊपर, ठीक है, और यूथ के मतलब अच्छाई के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि आगे डेफिनेटली हमारे कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन दे। तो यहाँ पे बताया गया जो आपका एनटीए बेसिकली देखने को मिलेगा, नेशनल ट्रांसफर अकाउंट, तो इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप काफ़ी पुराना चल रहे हो तो यहाँ पर इसको अपडेट करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जो हमारा नेशनल ट्रांसफ़र अकाउंट होता है ना, बेसिकली इसका मेन मकसद क्या होता है पता है? इसका मेन मकसद होता है कि हम लोग अच्छे से समझ सकें कि किस प्रकार से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ठीक है, किस प्रकार से जो आज के टाइम पर पॉपुलेशन बदल रही है, धीरे धीरे पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर बदल रहा है, कम हो रही है, बढ़ रही है, उसका ग्रोथ के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर मेजर किया जाता है। तो गोल बेसिकली यहाँ पर नेशनल ट्रांसफर अकाउंट का यही देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर सेकेंडली क्या बोलते हैं ऑथर? ऑथर बोलते हैं हम लोग को आज के टाइम पर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर। देखो ये ऑथर 4-5 बार बता चुके हैं और आर्टिकल ही इसी के ऊपर है, तो बेसिकली बार बार ये बात आपको देखने को मिलेगी। तो सेकंड क्या है? हमें इन्वेस्टमेंट करना है बच्चों के अंदर और एडोलेसेंट्स के अंदर, ठीक है। इंडिया आज के टाइम पर एशिया के अंदर पूरे बात करें तो बहुत ज़्यादा पुअर रैंक के अंदर आता है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक ह्यूमन कैपिटल स्पेंडिंग। हम लोग यहाँ पर पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। उसके बाद बताया गया तो ज़रूरत है कि आप देखो, वापस से वही बात, यहाँ पर ज़रूरत है आप इन्वेस्टमेंट करो चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स के अंदर, खासकर इनके न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है, खासकर इनकी लर्निंग के ऊपर, ठीक है, अच्छे से यहाँ पर ये लोग फोकस करें अच्छी नई नई चीज़ों के ऊपर, खासकर जो इनका अर्ली चाइल्डहुड है, जब यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहे हैं आगे आगे कंट्रीब्यूट करने के लिए इकॉनमी के अंदर, तो तभी यहाँ पर इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाए। उसके बाद इनको नई स्किल सिखाई जाए, ठीक है, जो ये यंगर एज है इनके ऊपर एक ग्रेटर फोकस दिया जाए, जैसा आज के टाइम पर साउथ कोरिया ने किया है। साउथ कोरिया ने यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत अच्छे से एजुकेशन को प्रोवाइड करवाया है। तो हमें ज़रूरत है सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से हम लोग यूनिवर्सल स्किलिंग की तरफ बढ़ें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ें, बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाया जाए, जो कि यहाँ पर एंटरप्राइजेस को खड़ा करें इंडिया के अंदर, जो कि आज के टाइम पर साउथ कोरिया के अंदर किया गया। तीसरा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं थर्ड, टू मेक हेल्थ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, हेल्थ के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आज के टाइम पर जो इंडिया का पब्लिक स्पेंडिंग है हेल्थ के ऊपर, वो लगभग आपको 1% ऑफ जीडीपी देखने को मिलेगा। इसको इंक्रीज करने की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली जो इंसान है वो बहुत कुछ कर पाएगा। तो पहले यहाँ पर हेल्थ के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर यहाँ पर फोकस करना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। चौथा स्टेप यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि आप लोग को यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, हम लोग को ज़रूरत है हम लोग यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। हाई क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक हेल्थ केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बेसिक पर आप लोग ध्यान दे सकते हो, क्योंकि जब नींव स्ट्रांग रहेगी ना, जब बेस स्ट्रांग रहेगा तो डेफिनेटली आगे भी हम लोग को जो पूरी इमारत बनती है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनती है। तो यहाँ पर आज के टाइम पर बहुत सारी जो फैमिली प्लानिंग है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ऐसा हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर देख सकते हैं। और उसी को हम लोग अगर देखें फैमिली प्लानिंग को लेकर तो चाइना के अंदर प्रॉब्लम्स काफ़ी कम है, फैमिली प्लानिंग को लेकर साउथ कोरिया के अंदर प्रॉब्लम्स काफ़ी कम आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये गैप है फैमिली प्लानिंग को लेकर, ये आप लोग यहाँ पर सुधार सकते हो, इंडिया के अंदर ये काम भी किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन। उसके बाद पांचवा स्टेप यहाँ पर ऑथर बोलते हैं एजुकेशन यहाँ पर एक तरीके से एक बहुत बड़ा स्टेप रहेगा जेंडर डिफ्रेंसिएशन को रोकने के लिए, ठीक है, जो आज के टाइम पर जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में जो एक भेदभाव देखने को मिलता है, ठीक है, वो जो जेंडर इनइक्वालिटी है बेसिकली वो यहाँ पर आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा चिंता वाली बात है। तो हम इसको कम कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन। इंडिया के अंदर बॉयज़ को ज़्यादातर एजुकेशन मिलती है, ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। तो इसको मतलब हर डेटा के अंदर हर रिपोर्ट यही बताती है कि बॉयज़ यहाँ पर ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त करते हैं एज़ कम्पेयर टू द गर्ल्स। लेकिन फिलीपींस, चाइना, थाईलैंड के अंदर ये रिवर्स में होता है, ये उल्टा होता है। जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया के अंदर यहाँ पर जो जेंडर डिफ्रेंसिएशन है ये मिनिमल है, बिल्कुल ना के बराबर है, ऐसा कोई भी जेंडर डिफ्रेंसिएशन होता नहीं है। तो इसको हम लोग को यहाँ पर समझना होगा और यहाँ पर ये जो जेंडर के बीच में इनइक्वालिटी है उसको हम लोगों को ख़त्म करना होगा। छठा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि आज के टाइम पर हम लोग को फोकस करना है फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के ऊपर, ठीक है, लड़कियों को काम नहीं करने दिया जाता है, ठीक है। अगर हम 2019 का डेटा के बारे में बात करें तो 20.3% जो वुमेन की है, ठीक है, वो यहाँ पर वर्किंग कैटेगरी के अंदर है, वो लोग काम कर रही हैं या फिर काम को खोज रही हैं।
और हालांकि 2003-4 में ये 34.1% के आसपास हुआ करता था। तो मतलब कि आज के टाइम पर जो वेमेन का जो वर्क पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, वेमेन को नई स्किल्स प्रोवाइड करवाओ, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाओ, गर्ल्स को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दो, जिससे यहाँ पर वो पार्टिसिपेट करें और इंडिया को 3 ट्रिलियन इकॉनमी जल्द से जल्द यहाँ पर बनाएं। और यहाँ पर सबसे बड़ा बात क्या है, एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया कि एक गर्ल है, ठीक है, जिसने यहाँ पर क्लास 10 को पास किया, तो यहाँ पर उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस होनी चाहिए कि वो कुछ नई स्किल्स को भी सीखे। नई स्किल्स सीखेंगे तो डेफिनेटली आगे वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे कंट्री के अंदर। तो यहाँ पर इन लोग को एक सेफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है कि वो लोग अच्छे से मतलब वर्क कर सकें, सेफ ट्रांसपोर्ट कर सकें, मतलब सेफ ट्रांसपोर्ट होगा तो अच्छे से यहाँ पर ट्रैवल कर पाएंगे अपने काम की तरफ। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ये भी देख पाएंगे जब एजुकेशन अच्छे से होगा तो इससे यहाँ पर जो एज जो चाइल्ड मैरिज बेसिकली वो यहाँ पर थोड़ा सा डिले होता हुआ नजर आएगा, वो चीज़ें भी हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, इनको अपनी राइट्स और चॉइसेस पता चलेंगी तो वेमेन को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ावा दे सकते हैं, और वेमेन और एक तरीके से आप कह सकते हो मैन, दोनों का एक कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा इकॉनमी के अंदर, तो हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। सेवेंथ यहाँ पर ऑथर बोलते हैं इंडिया को ज़रूरत है आज के टाइम पर जो आज के टाइम पर स्टेट्स के अंदर, राज्यों के बीच में एक काफ़ी बड़ी डाइवर्सिटी है ना, काफ़ी बड़ा आप देख पाओगे। डाइवर्सिटी मतलब आप कह सकते हो कि जो डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है, ये जो डिफरेंस है इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया एक यंग कंट्री है। जो यहाँ पर स्टेटस और पेस ऑफ पॉपुलेशन आप देख पाओगे वो आज के टाइम पर एजिंग की तरफ बढ़ रही है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर। जब आप सदर्न स्टेट्स की बात करते हो साउथ की साइड में, तो आप लोग देख पाओगे वहाँ पर बहुत सारी जो पॉपुलेशन है आज के टाइम पर ओल्डर पीपल देखने को मिलेंगी। तो आपको यहाँ पर हर तरफ से चीज़ों को मिलाकर चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंस देखने को मिलेगा स्टेट्स के अंदर, कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पर पॉपुलेशन कम है, तो उसको एड्रेस करो, उसको बराबर देखने को मिले। और प्लस यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट ऐसा करें जहाँ पर आप कह सकते हो कि पॉपुलेशन ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, वहाँ पर यंग पीपल भी होंगे, उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए, ज़्यादा यहाँ पर उनके ऊपर फोकस किया जाए, ताकि हाँ वो बाकी स्टेट से कंपेयर कर सकें, बाकी स्टेट्स के बराबर में स्टैंड कर सकें। तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑथर 8वां सजेशन ये देता है कि एक नया फेडरल अप्रोच यहाँ पर रखने वाले हैं, मतलब एक नया फेडरल अप्रोच आपको रखना पड़ेगा। आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। हम लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ कर सकते हैं अगर जो स्टेट्स वो कोऑर्डिनेट करें। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता है अगर आप लोग प्लानिंग, इन्वेस्टिंग और मॉनिटरिंग अगर ये करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ अचीवमेंट मिलेगा, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ऑथर ने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी मैंने आपको बता दिया। फर्टिलिटी डिक्लाइन के बारे में बताया था मैंने आपको बताया। फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी चाइना, सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया के बारे में बताया। ठीक है, ऑथर ने यहाँ पर आप देख पाओगे 8 स्टेप बताएं, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, उसके बाद 8th, ये सारे मैंने आपको समझा दिए हैं, अच्छे से क्लियर हो चुका है आपको ट्यूटोरियल। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, लेकिन उससे पहले आपने आज का थंबनेल देखा होगा। ठीक है, थंबनेल के अंदर आपने देखा होगा एक आर्टिकल है, पिग्स हार्ट बीटिंग इनसाइड ह्यूमन। ठीक है, अब ये कोई यहाँ पर फैक्ट नहीं है, बेसिकली ये एक न्यूज़ है और कल इस न्यूज़ को कवर किया गया था द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर। द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस और पूरे दुनिया भर में, देश भर में नहीं कह रहा हूँ, दुनिया भर में इस आर्टिकल के बारे में चर्चा हुई है। ठीक है, एक व्यक्ति थे, एक पेशेंट है, उनके क्या हुआ है, उनका जो हर्ट है उसको बदलकर यहाँ पर पिग का हर्ट लगाया गया है, एक सुअर का यहाँ पर हर्ट लगाया है इन ह्यूमन के इनसाइड में। ठीक है, ह्यूमन के अंदर में। तो यहाँ पर आप कह सकते हो उसके ऊपर टेस्टिंग जारी है, तो हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल कल न्यूज़ में था, मैंने आपसे बोला था कि मैं इसका एक थंबनेल तैयार करूंगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर बाद में डिस्कस करूंगा, तो मैंने आपसे ये इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी थी, है ना। तो यहाँ पर ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये कल वाले आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। यूएस के कुछ सर्जन्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पर इस जो ये हर्ट का इम्प्लांटेशन ये किया है। ठीक है, हर्ट एक तरीके से जो ये दिल लिया गया है, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग का लिया गया है। ठीक है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर है जिसका यहाँ पर ये हर्ट लिया गया और ये एक 57 ईयर ओल्ड मैन के अंदर ये डाला गया है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर वो जो व्यक्ति है वो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर वो व्यक्ति काफ़ी सिचुएशन उनकी ख़राब थी, वो एक तरीके से डेथ की कगार पर थे। तो यहाँ पर डॉक्टर्स ने बोला कि आपको डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ आपके हाथ में है, हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम लोग ये काम कर सकते हैं, ये हर्ट लगाकर एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पर पेशेंट ने इसको अलाउ भी किया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यहाँ पर इमरजेंसी ऑथोराइजेशन भी दे दिया था इसको न्यू ईयर पर, और बोला बिल्कुल आप लोग ट्रांसप्लांट करो, और ये ट्रांसप्लांट कर दिया गया है, अब सक्सेसफुली हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देखते हैं आने वाले टाइम पर वो व्यक्ति जिनके अंदर ये ट्रांसप्लांट किया गया है वो कितने दिन यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल सही है ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल कितने दिन सर्वाइव कर पाते हैं यहाँ पर मैटर करता है। या आप देख पाओगे यही यहाँ पर वो पेशेंट्स हैं, इनका नाम बेनेट है। ठीक है, मैंने आपको बताया 57 ईयर ओल्ड यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, शायद नाम बेनेट ही है, मैंने जो पढ़ा था, हाँ डेविड बेनेट यहाँ पर इनका नाम है, ये एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा। कल द हिंदू के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर और भी वेरियस न्यूज़पेपर्स के अंदर इसको कवर किया गया था। जो मैरीलैंड
इंग्लैंड के सर्जन्स हैं, इन्होंने एक काम करके दिखाया है, ठीक है। एक सुअर का जो हर्ट है उसको रिमूव करके एक व्यक्ति के अंदर यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार हम लोगों ने इस पिग का हर्ट ही क्यों लिया है, क्योंकि पिग के कुछ ऑर्गन्स हैं ना बेसिकली वो कहीं ना कहीं ह्यूमन से मैच करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। एक डेटा है हमारे पास, ये डेटा बेसिकली साइंस मैटर से लिया गया है। इस डेटा के अंदर बताया गया पहली इन्फॉर्मेशन, पहला एक साइंटिफिक टर्म आपको ध्यान रखना है, आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। वो टर्म क्या है कि अगर मान लो प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग ह्यूमन ऑर्गन विद दोज फ्रॉम अदर मैमल्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब कि एक ह्यूमन ऑर्गन को एक जानवर के ऑर्गन से रिप्लेस करना, एक जानवर के ऑर्गन को डालना ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है, तो इसके बारे में जरूर ध्यान रखना। उसके बाद बताया गया यहाँ पर ये सुअर को क्यों चूज किया गया, पिग को ही क्यों चूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पिग की यहाँ पर जो ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन से मैच करते हैं, ह्यूमन का जो शेप है उससे मैच करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे ये पिग का हर्ट है, ठीक है। उसके बाद आप देख पाओगे ह्यूमन का हर्ट है, ह्यूमन का हर्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा, बट पिग का हर्ट थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पर सरल सा यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। किडनीज के बारे में बात करें तो आप देख पाओगे यहाँ पर ये किडनी है, इधर आपको ये एक तरीके से पिग की किडनी देखने को मिलेगी, तो काफ़ी सिमिलर स्ट्रक्चर है। उसके बाद बताया गया लेवर के बारे में, ठीक है, तो लेवर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सिमिलर सा नजर आएगा। लंग्स के बारे में, लंग्स भी काफ़ी हद तक सिमिलर नजर आएंगे। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर एक पिग को चूज किया और उसके बेसिस पर हमने यहाँ ट्रांसप्लांटेशन किया है। क्लियर हुआ? तो ये इन्फॉर्मेशन दे रही थी और आई होप आप लोग कुछ नया सीखे होंगे, जीनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सीख गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल पर, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर एक थंबनेल भी तैयार किया गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये बताना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये वाला, एक्ट नाउ रिकास्ट द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो ये आर्टिकल के अंदर ऑथर क्या बोल रही हैं हम लोग इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर क्या है, अभी फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन है आपको मालूम होगा, खासकर इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है हमारी जो कि मेन काम क्या है इसका, हमारे देश भर के अंदर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। तो इसके अंदर आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर हो क्या रहा है, एक इंडिपेंडेंसी की ज़रूरत है, किसी के प्रति यहाँ पर झुकाव ना देखने को मिले, ये यहाँ पर इसके ऊपर मेन मकसद रखा गया है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर, और प्लस और भी बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर्स देखने को मिलते हैं। इन्होंने यहाँ पर एक इनफॉर्मल मीटिंग को अटेंड किया, किसके साथ, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, प्राइम मिनिस्टर है, इनके सबके साथ यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड किया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बताया गया कि देखो फोकस ये दिया जाना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कि आज के टाइम पर इलेक्शंस लड़वाता है, इलेक्शन यहाँ पर करवाता है देश भर के अंदर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए और इम्पार्शलिटी होनी चाहिए, मतलब केंद्र सरकार की तरफ झुकाव ना हो, ये यहाँ पर बताया गया। क्योंकि हमने पहले भी ऐसी सिचुएशन देखी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकता हुआ नजर आया है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑथर यहाँ पर बोलना चाहते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडी है, संवैधानिक बॉडी देखने को मिलेगी, इसको अपना डिस्टेंस एग्जीक्यूटिव से बनाकर रखना चाहिए, ऑथर यहाँ पर यह बोलते हैं ऑथर। पिछले 7 सालों में अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, बहुत सारे एक्यूजेशन इनके ऊपर लगे हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया ऑथर के थ्रू कि इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहीं ना कहीं बीजेपी को फेवर किया है, ठीक है, बीजेपी को फेवर किया है। उसके बाद यहाँ पर ये बोलते हैं जो सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस हैं, ठीक है, जिसको चेयर किया गया था रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू, ठीक है। उसके बाद और भी लोगों ने यहाँ पर इसको जज किया था, इन्होंने यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, उस रिपोर्ट का नाम है एन इंक्वायरी इनटू इंडियाज इलेक्शन सिस्टम। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि बहुत सारे इनएक्शन लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब 2019 के अंदर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया था तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ स्टेप उठाए नहीं, ठीक है, जो एक तरीके से आप कह सकते हो ज़्यादा कुछ स्टेप उठाए नहीं। और खासकर जो सरकार है, यहाँ पर पहली बात यहाँ पे बोला गया सरकार के ऊपर एक्विजिशन के चार्जेस लगे गए, क्यों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक तरीके से इलेक्शन कमिश्नर थे अशोक लवासा को हैरेस किया गया सरकार के थ्रू, क्यों, क्योंकि अशोक लवासा ने क्या किया, यहाँ पर ये सरकार के खिलाफ में खड़े रहे, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू जो इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको वायलेट किया गया, तो अशोक लवासा ने यह मुद्दा उठाया, तो यहाँ पर अशोक लवासा को हैरेस किया गया। तो मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी काफ़ी सारी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स आपको देखने को मिल जाएंगी, मतलब ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ना रहना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ यहाँ पर झुकाव बिल्कुल भी ना हो, अपना ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहे और अपना यहाँ पर खुलकर इन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। उसके बाद बताया गया जो ये ईसीआई है बेसिकली यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बॉडी है और ईसीआई का इंडिपेंडेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिपेंडेंस, न्यूट्रलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं।
उसके बाद बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जो भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनको अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 324 क्लॉज 2 के अंदर। ये हमारे संविधान का आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, इसके बेसिस पर हम लोग इनको अपॉइंट करते हैं। ये जो पावर्स हैं आप देख पाओगे पार्लियामेंट के आपके पास देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसीलिए ये पावर्स दी गई थी ताकि एग्जीक्यूटिव से बचाया जा सके। ठीक है, इन लोगों को यानी कि खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या बता सके हम लोग कि जो भी यहाँ पर आज के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट से बचाया जा सके, ये यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, ये जो सरकार है आज के टाइम पर सत्ता में है उसका ज़्यादा रोल ना देखने को मिले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, क्योंकि जो सत्ता में सरकार है उन्हीं का रोल अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर होगा तो उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फायदा क्या हुआ। ठीक है, कहीं ना कहीं जो ईसीआई है अगर वो यहाँ पर सत्ता में रही हुई सरकार को फेवर करेगा तो फिर यहाँ पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैनेज नहीं रहेंगी, कहीं ना कहीं चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होंगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंट रहना बनता है, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ये सारी बातें पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ी गई थी कि आप लोग यहाँ पर अपॉइंटमेंट करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस करे नहीं गए हैं अपॉइंटमेंट प्रोसेस के अंदर, अभी तक चीज़ें वैसी चल रही हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आज के टाइम पर लगभग 3 पिटीशंस को डाला गया है, 3 रिट पिटीशंस को डाला गया है। पिटीशन मतलब याचिका जारी करी गई है और उसमें से अभी तक एक पेंडिंग है, उसके ऊपर सुनवाई नहीं करी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक याचिका 2015 से यहाँ पर आप देख पाओगे पेंडिंग पड़ी, उसकी सुनवाई नहीं करी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ये याचिका किस चीज़ को लेकर है, ये याचिका इसलिए डाली गई है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या करे, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर अपॉइंटमेंट होता है उसको यहाँ पर सही करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जो अपॉइंटमेंट है कहीं ना कहीं वो यहाँ पर बोला गया लोगों के थ्रू, जो पिटीशन डाला गया था उस पिटीशन में बोला गया कहीं ना कहीं आज के टाइम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जो भी अपॉइंटमेंट हो रहा है वो हमारे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 324 को वायलेट कर रहा है, डेमोक्रेसी को वायलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपॉइंटमेंट ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए यहाँ पर, एग्जैक्टली यहाँ पर लोग के थ्रू ये कहना है। तो पिटिशनर्स यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सिस्टम इंडिपेंडेंट सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए, अपॉइंटमेंट बिल्कुल यहाँ पर इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद बताया गया कि ऐसा जो यहाँ पर मतलब कहना है ये सिर्फ पिटिशन में नहीं, ऐसा पहले बहुत सारी लॉ कमीशन और वेरियस कमेटी रिपोर्ट्स बता चुकी हैं। 1975 के अंदर अगर हम बात करें जस्टिस तारकुंडे कमेटी ने यहाँ पर रिकमेंड किया था कि जो इलेक्शन कमीशन है इसको अपॉइंट करना चाहिए ऑन द एडवाइस ऑफ अ कमेटी, जिस कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, ऑपोजिशन लीडर, चीफ जस्टिस और भी बहुत सारे लोग हों। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट का काफ़ी रोल यहाँ पर देखने को मिले, लॉ मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन हो राज्यसभा के, ये सब लोग यहाँ पर होने चाहिए, सब मिलकर इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करें। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा देखने को मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर बोला गया कि इसके अंदर एक सुधार की ज़रूरत है, प्लस यहाँ पर एक इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंस यहाँ पर रहेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग काफ़ी अच्छे से अपॉइंटमेंट करते हैं अलग अलग बॉडीज़ के अंदर। चाहे आप लोग बात करोगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ जैसे हो गई, जैसे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो गया, लोकपाल विजिलेंस कमिश्नर हो गया, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ द CBI हो गए, इन सब का अपॉइंटमेंट काफ़ी अच्छे से होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो क्वासी जुडिशियल नेचर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, यहाँ पर इसको स्पेशल बनाता है और इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर ये जो क्वासी जुडिशियल नेचर है ये रहना चाहिए। क्वासी जुडिशियल मतलब यहाँ पर रोल जो है एक तरीके से सेंटर और दूसरे रोल मतलब सब लोगों के पास रोल रहे, ऐसा नहीं है कि एक ही के हाथ में सारी पावर्स रहें, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको फंक्शन प्रॉपरली करने दो, इंडिपेंडेंट करने दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिकली यहाँ पर हमारे पॉलिटी का एक बहुत बड़ा पिलर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसी वजह से यहाँ पर ज़रूरत है कि इसके अपॉइंटमेंट के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया जाए और इस बॉडी को इंडिपेंडेंट रखा जाए, ज़्यादा इसकी तरफ या मतलब ज़्यादा इसके ऊपर जोर दिया ना जाए और ज़्यादा ये बॉडी यहाँ पर सरकार की तरफ ना झुके, जो कि सत्ता में है, वो यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद आज का लास्ट एडिटोरियल है वो बात करता है एस्टेब्लिशिंग इंडियाज़ एप्पल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ ऑथर ने क्या क्या लिखा है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अब क्या है ना, देखो यार एडिटोरियल थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं और जो ऑथर के पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर जो बातें की रही है ऑथर ने लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पर बोला क्या, देखो इंडिया को क्या करना चाहिए, अपना रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्चना चाहिए और इसके अंदर यूनिवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ऐसा ऑथर बोलता है। इस महीने क्या हुआ, यूएस की एक टेक कंपनी है एप्पल, जिसने यहाँ पर $3 ट्रिलियन तक का अपना अमाउंट अचीव किया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैप्चर किया है। और यहाँ पर इसको मतलब इतना पैसा बहुत सारी कंट्रीज़ के पास तक नहीं है जितना पैसा यहाँ पर एप्पल ने अभी गेन किया। तो यहाँ पर बताया गया क्या इंडिया ऐसी कंट्री बना सकता है, ऐसी कंपनी बना सकता है एप्पल के तौर पर, तो यहाँ पे बोला आंसर नो। कब तक है, जब तक हम लोग यूनिवर्सिटी कैंपस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी कैंपस के ऊपर जोर दो, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो बच्चे हैं उनके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करो, तब हम लोग जाकर ये काम कर पाएंगे, ये यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ
पर ये बोलते हैं कि बिल्कुल एक ज़रूरत है हम लोग को समझने की कैसे इनोवेशन काम करता है, कैसे यहाँ पर नई नई चीज़ें काम करती हैं, और यही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और यहाँ पर हम लोग को ज़रूरत है हम लोग रिसर्च और डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ें, और रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हमारी इकॉनमी के अंदर एक बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन यही है कि इनोवेशन के अंदर रिक्वायरमेंट है उस प्रकार का एक इकोसिस्टम बनाया जाए। यूनिवर्सिटी के अंदर एक इकोसिस्टम हो जहां पर कुछ फ्रेमवर्क्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, रिसर्च वाला इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहां पर लोग रिसर्च कर सकें अच्छे से। और इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो पैसा लगेगा, है ना। तो वो कहाँ से आएगा मैं आपको वही बताऊंगा, अभी ऑथर ने क्या बताया। फिलहाल यहाँ पर ये बोलते हैं इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए आप कह सकते हो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इंस्टीट्यूशंस को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। आप इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करो, ठीक है। आप कह सकते हो कि क्या कर सकते हो, आप ईजिली यहाँ पर जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स है, वो यहाँ पर स्टूडेंट्स, फैकल्टीज तक पहुँचाओ, ठीक है। लोगों के लिए एक ओपन एटमॉस्फेयर बनाओ जहाँ पर लोग जो है खुलकर एक तरीके से इन रिसर्चेस के ऊपर काम कर सकें। उसके बाद ऑथर बोलते हैं इस रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाहिए, ठीक है, और इसको फोकस में रखना चाहिए। इसके लिए एक अलग से इकोसिस्टम बनाना चाहिए, और जो फंडिंग है इसकी, वो इनिशियल जो फंडिंग है वो यहाँ पर सरकार से आएगी। जो गवर्नमेंट फंडिंग है वो यहाँ पर इनिशिएटर हो सकता है, सरकार यहाँ पर फंडिंग करे यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि इस प्रकार के सोल्यूशन लेकर आए जाए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर हम लोग इनोवेशन करें। तो सरकार यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग करे कि इस प्रकार से आप लोग रिसर्च लैब्स को बनाओ, ठीक है, रिसर्च के ऊपर पैसा खर्च करो, ठीक है, जिसके बेसिस पर क्या होगा, हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। तो रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर ऑब्वियस ही बात है आज के टाइम पर पैसा कम खर्च हो रहा है, तो उसके ऊपर तो करना पड़ेगा, तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, नए एंटरप्रेन्योर्स निकल कर आएंगे, ये हम लोग देख पाएंगे। तो क्या है, यहाँ पर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, जो स्टार्टअप कंपनीज हैं उनको फाइनेंस करो, ठीक है। क्या कर सकते हो, जो भी स्टार्टअप कंपनीज जो स्टार्ट होना चाहती हैं तो उनको पैसा दो, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के थ्रू उनको फाइनेंस किया जा सकता है, एंजल इन्वेस्टर्स यहाँ पर आके पैसा लगा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि आज के टाइम पर इसके अंदर एक टेक ट्रांसफर ऑफिस भी होना चाहिए। अब ये टेक ट्रांसफर ऑफिसर कौन होता है मैं आपको बताता हूँ। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिसेस होते हैं ये काम करते हैं एकेडमिक लैबोरेटरीज़ के अंदर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो पेटेंट्स हैं उनको मेंटेन करना, उनको रजिस्टर करवाना। आपने कोई नया इन्वेंशन किया, आप उस पर पेटेंट राइट लेते हो, ठीक है, उस पर आप लोग, ठीक है, पेटेंट ले लेते हो कि उसको कोई कॉपी ना करे, तो उन सबको रजिस्टर करने का काम करता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो टेक ट्रांसफर ऑफिसेस है वो होने चाहिए। ये लोग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपकी टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपने जब यहाँ पर कोई यहाँ पर बनाया, कुछ नया इनोवेशन किया, कुछ इन्वेंशन किया, तो डेफिनेटली उस पर पेटेंट लो, पेटेंट लेने के बाद उसको कोई कॉपी नहीं करेगा और उसको यहाँ पर आप लोग उससे पैसा जनरेट कर सकते हो। तो ऐसे भी यहाँ पर काम किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फैकल्टी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, फैकल्टी भी एक टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए। फाइनली यहाँ पर बोला गया जो टेक ट्रांसफर ऑफिसर्स होते हैं इनको भी यहाँ पर ज़रूरत है, ये लोग कुछ क्लियर गाइडलाइंस वगैरह यहाँ पर तैयार करें और यहाँ पर बताएं कि किस प्रकार से इन्वेंशंस हैं और इन्वेंशंस किस प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ से निकल कर आ सकते हैं, ठीक है, और कैसे हम लोग उनको आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर हम बात करें इसको लेकर कोई लीगल फ्रेमवर्क होने चाहिए हमारे पास, क्योंकि पार्लियामेंट ने एक तरीके से पहले एक बिल को लेकर आया था, उस बिल को पास करने की ज़रूरत है। उस बिल का नाम है प्रोटेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिल, ठीक है, 2008 के अंदर ये बिल लाया गया था। तो आज के टाइम पर इसको पास करने की ज़रूरत है, जिसमें यहाँ पर क्या होगा, जो भी हमारे एक तरीके से यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के पास लैक ऑफ क्लैरिटी है, इतना कुछ क्लियर नहीं है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो यहाँ पर उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आया जा सके और उनकी जो यहाँ पर एक तरीके से समझने की क्षमता नहीं है आज के टाइम पर वो खत्म की जा सके। इंटेलेक्चुअल के अंदर आपको यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ा कुछ ज़्यादा हम लोग दे पाएँ, प्लस उसके बाद यहाँ पर कमर्शियल इन्वेंशंस की तरफ हम लोग फोकस रख पाएँ। जो भी आपने इन्वेंशन किया है उसको आप लोग किस प्रकार से कमर्शलाइज कर सकते हो, उससे पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर गवर्नमेंट फंड यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकती, गवर्नमेंट यहाँ पर फंड प्रोवाइड करवा सकती है। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा। उसके बाद इन्होंने बोला स्टेम के ऊपर फोकस करना चाहिए, एक ब्रॉडर रीच मतलब स्टेम के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। स्टेम की फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं इनोवेशंस के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर इनका जो एरिया है थोड़ा सा और ज़्यादा ब्रॉडन करना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी जो करिकुलम है इसको आज के टाइम पर ज़रूरत है, ये लोग डिग्री वगैरह तो देते हैं लेकिन डिग्री वगैरह को देने से अलग काम करना पड़ेगा, आज के टाइम पर रिसर्चेस के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है, ये बताया गया। उसका यहाँ पर बोलते हैं यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं हमारे नेशन की इकॉनमी को ग्रो करने के लिए, फॉस्टर करने के लिए, ठीक है, ये यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं यहाँ पर कि आज के टाइम पर जो भी यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर, ठीक है, इनका जो भी ट्रेडिशनल स्टाइल है, पुराने ज़माने का टीचिंग नॉलेज का स्टाइल है, उसको यहाँ पर हटाओ, थोड़ा सा रिप्लेस करो और थोड़ा सा रिसर्च और इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करो और सरकार आपको मदद करेगी उसके ऊपर भी फोकस किया जा सके। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग यहाँ पर फैकल्टी को भी एंकरेज करो और एक अच्छी फैकल्टी हो जो कि यहाँ पर चीज़ों को आगे बढ़ाए,
ये भी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एक इनोवेशन क्वोशेंट लेकर चलना है, जहाँ पर डिफाइन किया जाएगा कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर जो अच्छा खासा इनोवेशन कर रही है, अच्छा खासा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रही है, ठीक है, उनकी रैंकिंग तैयार की जा सके, जिससे कि यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कॉम्पिटिशन क्रिएट हो, वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग भी फोकस करें इनोवेशन के ऊपर, नए नए आविष्कारों के ऊपर। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ना कि सिर्फ फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो के ऊपर, ग्रेजुएशन के ऊपर फोकस किया जाए। तो इससे ज़्यादा बेटर है आपको रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो ऑथर ने क्या क्या बताया मैंने आपको बता दिया, यूएस टेक कंपनी एप्पल के बारे में। यहाँ पर हमारी जो पार्लियामेंट है वो बिल लेकर आई थी, इसको पास करने की जरूरत है आज के टाइम पर, मैंने आपको वो वाला बता दिया, ठीक है। इस टाइम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई है। फाउंडेशन मैंने आप लोगों को बताया, आज के टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, गवर्नमेंट फंडिंग की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं ऑथर की। आई होप आप लोग सारी चीज़ें क्लियर कर पाए होंगे। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।